denotes a person falling under any of the description hereinafter following, namely यानी कि पब्लिक सर्वेंट कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले एवरी कमीशनड ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो परफॉर्म कर रहे हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर परफॉर्म कर रहे हो, तो ये पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में फॉल करते हैं। एवरी जज इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस हुज ड्यूटी इट इज़ सच officer to investigate or report on any matter of law effect, or to make, authenticate, or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret or to preserve order in the court, and every person specially authorized by court of justice to perform any such duties। ये सब लोग जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट में फॉल करते हैं। फिफ्थ है हमारे पास एवरी ज्यूरीमैन, एवरी असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इन पब्लिक कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है हमारे पास वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। हर आर्बिट्रेटर, हर ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट जो जिसकी ड्यूटी है कि वो ऑफेंसेस को प्रिवेंट करे, गवर्नमेंट को ऑफेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे, और जो सर्वे करे, असेसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ, इसकी पूरी लिस्ट है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 22, मूवेबल प्रॉपर्टी की पाकिस्तान पीनल कोड के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है। The word movable property are intended to include corporeal property of every description except land and thing attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth। यानी कि हर वो प्रॉपर्टी को मूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाएगा जो ज़मीन से अटैच नहीं है, यानी कि और या किसी ऐसी चीज़ से अटैच नहीं है जो परमानेंटली ज़मीन के साथ अटैच है। सेक्शन 23 में रॉन्गफुल गेन को एक्सप्लेन किया गया है। रॉन्गफुल गेन इज़ अ गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज़ नॉट लीगली इंटाइटल्ड, यानी रॉन्गफुल गेन किसी चीज़ को गलत तरीके से हासिल करना, किसी भी अनलॉफुल गैर कानूनी तरीके से, यानी कि जो पर्सन इसको हासिल करे वो भी लीगली इंटाइटल नहीं है कि वो इसको हासिल कर सकता है, तो इसको हम रॉन्गफुल गेन कहते हैं। सेक्शन 23 ही रॉन्गफुल लॉस को एक्सप्लेन करता है। रॉन्गफुल लॉस इज़ द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज़ लीगली इंटाइटल्ड, यानी कि ऐसा पर्सन जो अनलॉफुल तरीके से अपनी कोई चीज़ खो दे, जिसको मतलब कि जो पर्सन उसको खो रहा है वो उसका लीगली इंटाइटल्ड है। अब गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली का क्या मतलब है कि अ पर्सन इज सेड टू बी गेन रॉन्गफुल व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर रॉन्गफुली, यानी कि जब भी कोई इंसान किसी गलत तरीके से कि कोई चीज़ हथियार लेता है या कोई भी चीज़ एक्वायर कर लेता है गलत तरीके से, तो उसे हम कहते हैं कि उसने रॉन्गफुल गेन किया है, या उसने जो चीज़ गेन की है वो रॉन्गफुल है या अनलॉफुल है। उसके बाद अ पर्सन इज सेड टू बी लूज रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी एज वेल एज व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जब एक पर्सन को गलत तरीके से एक प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं कि उस पर्सन ने रॉन्गफुली लूज़ कर दिया। सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन कवर करता है। व्हेन whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly, यानी कि कोई भी इंसान या कोई भी काम करने वाला इंसान जब उसकी ये नीयत होगी कि उसकी वजह से किसी को रॉन्गफुल गेन हो और किसी दूसरे इंसान को रॉन्गफुल लॉस हो, तो
वो पर्सन जो है वो ऑनेस्टली जो है वो काम कर रहा है और ये डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन में फॉल करेगा। सेक्शन 25 बताता है व्हाट इज़ फ्रॉडुलेंटली। अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ़ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को फ्रॉड की नीयत से कोई चीज़ दे रहा है या कुछ मतलब कुछ भी एक्ट कर रहा है फ्रॉड की नीयत से, तो उसको फ्रॉडुलेंटली कहा जाएगा, अदरवाइज उसको नहीं कहा जाएगा। सेक्शन 26 कवर करता है रीज़न टू बिलीव। A person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise. किसी भी इंसान को किसी दूसरे पर भरोसा करने के लिए स्पेसिफिकली बाकायदा चीज़ों की ज़रूरत होती है। मीन्स कि आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके बाकायदा आप लिखें उस चीज़ को, अगले इंसान जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करें उसके तमाम डॉक्यूमेंटेशन पूरी हों। आप Section 27 says about property in possession of wife, clerk और servant, यानी कि जो प्रॉपर्टी आपकी वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट की पोजेशन में होगी वो भी पीनल कोड की नज़र में ऐसे ही ट्रीट होगी जैसे वो आपकी पोजेशन में मौजूद है। When property is in the possession of a person's wife, clerk or servant on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this code. नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 28 है काउंटरफेट। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफेट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, यानी कि वो इंसान या वो पर्सन जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से इस तरह से रिजेंबल करके बताता है कि उसकी नीयत में ये बात हो कि वो इससे डिसेप्शन को प्रैक्टिस कर सकता है या इससे धोखाधड़ी कर सकता है, तो उस पर्सन को हम काउंटरफेट कहते हैं। या उसके इल्म में ये कम अज़ कम बात मौजूद हो कि जो वो काम करने जा रहा है इससे धोखाधड़ी प्रैक्टिस हो सकती है या डिसेप्टिव काम कोई भी किया जा सकता है, तो उसको हम काउंटरफेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 29 हमें बताता है डॉक्यूमेंट के बारे में कि डॉक्यूमेंट है क्या। ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा लेटर या कोई भी फिगर ऑफ मार्क्स या कोई भी ऐसा ज़रिया जिससे आपकी नीयत जो है वो ज़ाहिर हो बाकायदा, ठीक है, कि आप ये काम कर रहे हैं या आपसे काम हुआ है या आपसे काम करवाया गया है आपकी मर्ज़ी के साथ या किसी भी काम में वो एविडेंस के तौर पे वो राइटिंग यूज़ हो सके, तो उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब इलस्ट्रेशंस हैं इसकी, मीन्स के क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हैं। कोई भी ऐसी राइटिंग जो कॉन्ट्रैक्ट को ज़ाहिर करे वो डॉक्यूमेंट है। कोई भी चेक बैंकर के जो आप अपोन अ बैंकर वो डॉक्यूमेंट है। पावर ऑफ अटर्नी जो है डॉक्यूमेंट है। मैप, कोई भी प्लान वो भी डॉक्यूमेंट है। और कोई भी ऐसी राइटिंग जिसमें कोई भी डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ वो भी डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 30 बताता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में, यानी कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो डिनोट करता है वो डॉक्यूमेंट है जो कोई भी लीगल राइट क्रिएट करती है, एक्सटेंड करती है, ट्रांसफ़र करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है, एक्सटिंग्विश करती है या रिलीज़ करती है। या कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट जो एक पर्सन को एक्नॉलेज करा देती है कि उस पर इस चीज़ की लीगल लाइबिलिटी लाई होती है और या फिर उस पर इस चीज़ का अब कोई लीगल राइट नहीं रहा, इसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहते हैं। ये कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकती है। सेक्शन 31 हमें बताता है विल के बारे में कि वर्ड अ विल क्या है, यानी कि द वर्ड अ विल डिनोट्स एनी टेस्टिमेंटरी डॉक्यूमेंट, यानी कोई भी टेस्टिमेंटरी डॉक्यूमेंट्स जो भी होगी उसको अ विल कहा जाएगा पाकिस्तान पीनल कोड की नज़र में। 32 सेक्शन हमें बताता है वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन, यानी कि वो वाले अल्फाज जो कि इलीगल ओमिशन को रेफ़र कर रहे हैं वो कौन से हैं। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड, हर कोड के हिस्से में मतलब पूरे कोड में एक्सेप्ट वेयर अ कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, यानी कि सिवाय उनके जहाँ पे कोई कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर हो जाए, वर्ड्स विच रेफर टू एक्ट डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशन, यानी कि जो वर्ड्स एक्ट डन को रेफ़र कर रहे हैं वो एक्सटेंड करते हैं इलीगल ओमिशन की तरफ भी।
अब सेक्शन 33 हमें बताता है एक्ट और ओमिशन क्या चीज़ है। द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट एज सिंगल एक्ट्स, यानी कि अगर कहीं पे वर्ड एक्ट भी अकेला एक्ट आया है, यानी कि वो जाहिर कर रहा है इस बात को कि बहुत सीरीज ऑफ एक्ट्स, यानी कि ज़्यादा एक्ट्स भी हुए तो उसको सिंगल एक्ट वर्ड में ही मीन्स कि उसका भी मतलब यही होगा। और द वर्ड ओमिशन डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ ओमिशंस एज अ सिंगल ओमिशन, और ओमिशन जहाँ पर लफ्ज़ आया है उसका मतलब यही होगा कि अगर एक भी ओमिशन किया आपने तो वो सीरीज ऑफ ओमिशन भी एक सिंगल ओमिशन वर्ड जो है वो कवर कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 34 है, एक्ट्स डन बाय